नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। भिंडी की खेती अच्छी आय का जरिया। मुर्गियों की घातक बीमारी है रानीखेत, करें रोकथाम। भिंडी की खेती अपने राज्य में गर्मी और बरसात दोनों ही मौसम में की जाती है। तो जो किसान भाई खरीफ भिंडी की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए वर्तमान समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त चल रहा है। लेकिन इसकी खेती से अधिक पैदावार तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वे इसकी उन्नत किस्मों का चयन करें। खेत की तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से करें। तो इस बारे में अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह से। बरसात का समय आ गया है, बरसात शुरू होने वाली है, कहीं कहीं मानसून आ भी चुका है और सब्जी की खेती करने वाले किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये समय खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। ख़ास तौर से अगर हम भिंडी की बात करें तो भिंडी अपने पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और हर जगह ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। अगर भिंडी की खेती में कुछ थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो हमें अच्छा उत्पादन मिलता है और अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले तो खेत की तैयारी की बात करें तो खेत इसके लिए अम्लीय नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। 7 से 7.8 pH मान के हो तो खेत उपयुक्त है। सबसे पहले हमें ये भी ध्यान देना होगा कि खेत में पानी नहीं भरना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, अन्यथा सड़न हो सकती है। तो खेत की अच्छी 2-3 बार जुताई करके पाटा लगा के उसको समतल कर लें। खेती की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 220 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम SSP प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की आधी और अन्य खाद उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष 110 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप खरीफ फसल में 2 बार में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। जब हमें इसको लगाना हो तो सबसे पहले हमें किस्म का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अर्काब है, अर्का अनामिका, परभनी क्रांति, वर्षा उपहार, VRO 6 और बहुत सारी किस्में हैं। और संकर किस्मों में जहाँ कहीं से भी आप ये बीज प्रोक्योर करें तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि ये एलोवेन मोज़ेक रेजिस्टेंट वैरायटी होनी चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है कि भिंडी की खेती गर्मी में भी होती है और बरसात में भी होती है। तो हमें बरसात में चूँकि पौधे बड़े बनते हैं, इसलिए बीज की मात्रा हमको कम रखनी चाहिए। ये सामान्य रूप से 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रहता है और अगर आप हाइब्रिड लगा रहे हैं, संकर लगा रहे हैं तो 5 किलोग्राम पर्याप्त है। हम जब कभी इसको लगाएं तो हम निश्चित रूप से इसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब से इसका सीड ट्रीटमेंट करें 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से। साथ में इंसेक्टिसाइड से भी हम बीजोपचार करना आवश्यक है। ये तो बीजोपचार की बात हो गई। इसके बाद हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें लाइन से ही इसकी सोइंग करना चाहिए। दूरी सामान्य रूप से 1.5 फीट करीब रो टू रो और 25 से 30 सेंटीमीटर हम प्लांट टू प्लांट इसका डिस्टेंस रखते हैं, लेकिन किस्म के अनुसार इसको हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। निदाई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण में कोशिश ये करनी चाहिए कि अनावश्यक जो खरपतवार हैं वो खेत में ना हो। सामान्य रूप से इसका निदाई गुड़ाई से ही खरपतवार नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए।
साथ में अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बीच बीच में ड्राई स्पेल आ जाते हैं, बाकी तो आपको पानी देना है, कैसे देना है किसान भाई ये बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके खेत की मिट्टी अगर हल्की है तो बरसात में सामान्य रूप से सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर कभी ड्राई स्पेल आ गया, बीच में काफ़ी लंबे समय तक 10, 15, 20 दिन तक पानी नहीं गिरा, तो हमें बीच बीच में उसमें पानी की भी देने की भी आवश्यकता होती है। साथ में जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें बरसात में जल निकास की व्यवस्था आवश्यक रूप से देख लेनी चाहिए। साथ में भिंडी में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुलायम रहता है, तभी समय पर इसकी तोड़ाई आवश्यक है। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छा मुनाफा प्राप्त हो। इस तरह किसान भाइयों, अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर भिंडी की बुआई करते हैं तो आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी और आगे चलकर आपको ऐसी फसल से अधिक उपज की प्राप्ति होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। मुर्गी पालन व्यवसाय में आपको थोड़ी सी भी लापरवाही हानि का सबब बन सकती है। जी हाँ, मुर्गियों में कई घातक बीमारियों का प्रकोप होता है। ऐसी ही एक बीमारी है रानीखेत। अगर ये बीमारी आपके मुर्गी फार्म में आ गई तो इससे नियंत्रण कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो किसान इस बीमारी को कैसे पहचाने और रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर गिरिराज गोयल। आज हम चर्चा करेंगे मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोगों, जिनमें बात करते हैं हम रानीखेत बीमारी की। रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम न्यूकैसल डिसीज भी है। ये बीमारी विषाणु जनित है। इस बीमारी के आने पर एंटीबायोटिक का भी असर नहीं होता है। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मुर्गियों की सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम वाली बीमारी है। इसके फैलने पर 50% लेकर 100% तक मृत्यु दर संभावित रहती है। मुर्गी में रानीखेत रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। यह रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर विषाणु बीमारियों में से एक है। सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने वर्ष 1639 से 40 में उत्तराखंड भारत के रानीखेत शहर में चिन्हित किया था। इस रोग में श्वास नहीं ले पाने के कारण मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी विषाणुओं द्वारा फैलती है। वही बता दें कि रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवा, गिनी आदि में देखने को मिलता है, लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि इस बीमारी को आप पहचानेंगे कैसे, इस बीमारी के क्या लक्षण हैं। जब कभी ये बीमारी का प्रकोप होता है तो सर्वप्रथम मुर्गियों में सर्दी और सांस तेज चलना, भूख कम लगना, कभी कभी दस्त लगना, इनकी कलगी का नीला हो जाना और फिर मुर्गियों में पंखों का और पैरों का पैरालिसिस हो जाना, ये प्रमुख लक्षण है। कई बार जब इस बीमारी का जो बहुत ही खतरनाक स्ट्रेन है वो अगर इसमें अटैक करता है आपके फार्म में, तो 1 से 2 दिन के अंदर ही मुर्गियों में मृत्यु शुरू हो जाती है और 4 से 5 दिन में मृत्यु दर 100% तक भी पहुंच सकती है। रानीखेत रोग का संचरण पक्षियों में अन्य संक्रमित पक्षियों के मल, दूषित वायु और उनके दूषित पदार्थ के स्पर्श से फैलता है। इन रोग के लक्षण दिखाई देने के कुछ दिनों बाद पक्षियों की मौत हो जाती है। इस रोग से 30 से 40% तक मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। अभी वर्तमान में जैव सुरक्षा की भी बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि जब कभी बीमारी आती है तो किसी बाह्य स्रोत से ही आती है। तो किसान भाई हमेशा अपने फार्म में किसी भी बाहरी अपरिचित व्यक्ति को ना आने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर फुटबाथ का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है जो फार्म का प्रवेश द्वार है वहाँ पर एक करीब 6 इंच गहरा टैंक बनाएं और उस टैंक में पानी में फिनॉल या कोई अच्छा डिसइंफेक्टेंट डालें, जिससे कि हम जब कभी बाहर से कोई व्यक्ति या कोई वाहन आता है तो उसके व्यक्ति के जूतों या वाहन के जो पहिए हैं उनका अच्छे से निर्जीवीकरण हो जाए। इसके अलावा मुर्गी पालक कुछ सफाई संबंधी कार्य करने से इस रोग को काफी हद तक रोक सकते हैं, जैसे मुर्गी घर की सफाई, इनक्यूबेटर की सफाई,
बर्तनों की सफाई आदि रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना या जला देना चाहिए। अगर ये बीमारी आ जाती है तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम तो बीमारी के आने से रोकने के लिए टीकाकरण। 7 दिन की उम्र में जब चूजा 7 दिन का होता है तो इसमें B1 या F1 नामक इस बीमारी का जो स्ट्रेन का टीका रहता है उसको लगाया जाता है। इसको लगाने की विधि है, मुर्गी के नाक में या आँख में 2 बूंद ये टीके की मात्रा डाली जाती है। फिर 21 दिन की उम्र में लासोटा नामक इसका स्ट्रेन है, उसको पीने के पानी में मिलाकर दिया जाता है। इसके उपरांत 56 दिन की उम्र में R2B नामक जो इसका स्ट्रेन है उसको मांस में इंट्रामस्कुलर रूट से मुर्गियों को दिया जाता है और इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है R2B स्ट्रेन की वो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। इसके उपरांत आप नियमित रूप से 2 महीने के अंतराल पर रानीखेत का लासोटा नामक स्ट्रेन को आप इस्तेमाल करिए, पानी में मुर्गियों को दीजिए, जिससे कि आपके फ्लॉक में ये बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि एक विषाणु जनित बीमारी है तो इस विषाणु को रोकथाम तो बहुत हद तक नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसी स्थिति में मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और उनमें द्वितीयक इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए किसान भाइयों को एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ साथ में कुछ जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं जैसे कि विटामिन C है, विटामिन E है और लिवर एक्सट्रैक्ट है, इनका जो प्रिपरेशन है वो उसको पानी में मिलाकर देना चाहिए। एंटीबायोटिक और इम्यूनोमॉड्यूलेटर के प्रयोग के द्वारा इस बीमारी के उपरांत जो द्वितीयक इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया या कई अन्य बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, उसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। मुर्गियों में रानीखेत रोग से बचाव के लिए किसानों और मुर्गी पालकों के पास सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। यह टीकाकरण स्वस्थ पक्षियों में सुबह के समय करना चाहिए और उन्हें रोग से प्रभावित पक्षियों से अलग कर देना चाहिए। वैक्सीन की खुराक हमें पक्षियों की आँख और नाक से देनी चाहिए। अगर मुर्गी फार्म बड़े भाग में किया गया है तो वैक्सीन को पानी के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे किसान भाई तो अपने फार्म में इस रानीखेत बीमारी को आने से रोक सकेंगे, जिससे कि आपके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक प्रदेश है, जिसकी खेती खंडवा, शाजापुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, सागर और इंदौर जिले में मुख्य रूप से की जाती है। हमारे राज्य के जो किसान भाई खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए अभी नर्सरी डालने के लिए उचित समय चल रहा है। तो इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करें और स्वस्थ पौधे प्राप्त करने के लिए नर्सरी डालते समय किन किन बातों का विशेष ख्याल रखें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ महेंद्र जड़िया से। प्याज के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम कुछ बिंदुओं की में चर्चा करते हुए और क्यारियों की तैयारी, बीजोपचार, खाद एवं उर्वरक के बारे में चर्चा करेंगे। प्याज की किस्म है तो उसमें हम कौन कौन सी किस्मों को हम चयन करें, तो उसके लिए हम देखते हैं कि एग्री रेड, फाउंड रेड और N53 और एग्री फाउंड लाइट रेड, पूसा रेड इत्यादि जो किस्में हैं जो हमारी जलवायु के अनुसार अच्छी प्याज की किस्में हैं, इनको रखते हुए हम इनकी क्यारियों को तैयार करते हैं। आमतौर पर सभी किस्म की भूमि में इसकी खेती की जाती है, लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश खाद प्रचुर मात्रा में हो व जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो वह सर्वोत्तम रहती है। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। खेत की तैयारी के बारे में बात करें तो प्याज की फसल के लिए जो जलवायु की आवश्यकता होती है वो ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम जो मिट्टी का चयन करते हैं वो दोमट मिट्टी जिसमें अच्छा जल निकास हो, इसकी खेती के लिए उत्तम होती है। फिर इसके बाद हम बात करें क्यारियों की तो उसके लिए हम 1 एकड़ मतलब फसल तैयार करने के लिए अपनी फसल खेती करने के लिए 3 बाई 1 मीटर के अनुसार आकार की हमको क्यारियाँ तैयार करके उसमें यह ध्यान रखना चाहिए उसमें जो हमारी क्यारी है उसमें अच्छा जल निकास हो, जिससे हमारी पौध अच्छे और हेल्दी और स्वस्थ तैयार हो जाएं, जिससे हम उनको तरीके से लगाना है उसको हम अच्छे से लगा सकें। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वहीं प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में
4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। क्यारी को समतल करने के बाद 8 से 10 सेमी की दूरी पर 1.2 सेमी गहरी नालियां बनाकर क्यारी तैयार कर लेना चाहिए। 8 से 10 केजी बीज की पर्याप्त आवश्यकता होती है, जो हम बीज के द्वारा तैयार करके हम बोते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें कि हमारे जो बीज हैं उनको किस तरीके से बीज उपचार करना चाहिए। तो इसके जो बीज हैं उसको 2 ग्राम थायरम या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम उपचारित करके इनकी बुवाई करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारी जो क्यारी है वो अच्छी स्वस्थ पौधे हमारे तैयार हो जाते हैं। को 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार से कतार और 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए, जिससे हमारी जो क्यारी है वो अच्छे से तैयार हो जाती है। और उसमें मिट्टी चढ़ाकर अच्छी तरह से चढ़ा देना चाहिए और उसका जो क्यारी है उसको भुरभुरा बना लेना चाहिए, जिससे हमारे पौधे अच्छे से तैयार हो जाते हैं। जब बीज का जमाव हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए, ताकि पौधों को धूप व हवा लग सके। नर्सरी में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई और निराई करते रहने से 6 से 7 सप्ताह बाद पौध रोपाई के लायक हो जाती है। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम दिवाई, जिला इंदौर के किसान शिवपाल यादव ने। आप बेस्ट डीकम्पोजर बनाने की विधि और उपयोग करने के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो शिवपाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। राम राम किसान बंधुओं, जिस तरह से आप देख रहे हैं किसान बंधुओं की जैविक खेती का प्रचलन जो है तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि जोत का जो दायरा जो है कम होता जा रहा है। हर किसान के पास जोत की जमीन कम होती जा रही है। और दूसरा किसान बंधुओं, शुद्ध अनाज मतलब बिना जो है रसायन युक्त जो है अनाज की मांग जो है आज बहुत तेजी से शहरों में बढ़ रही है। मतलब हर आदमी जो है आज जो है रोग मुक्त रहना चाहता है और जो है शुद्ध जो है खाना चाहता है। जब शुद्ध खाएगा तभी जो है पहले की तरह लोगों की तरह जो है रोग मुक्त जो है रह सकता है। डिकम्पोजर संवर्धन घोल कैसे तैयार करें? डिकम्पोजर घोल बनाने की विधि बहुत सरल है, जिसको किसान अपने खेत पर आसानी से तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाता है। डिकम्पोजर घोल तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 2 किलो गुड़ लेकर 200 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के ड्रम में पानी और 1 बोतल बेस्ट डिकम्पोजर जो कि 30 ग्राम की होती है की आवश्यकता होती है। ध्यान देने वाली बात है कि इसे छायादार स्थान पर ही रखते हैं या तैयार करते हैं। जैविक उत्पाद का जो है उपयोग करके अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति को आप बढ़ा सकते हैं। तो आज आप ये अपन सीखेंगे किसान बंधुओं कि हम जो है जैविक खेती में वेस्ट डिकम्पोजर कैसे बनाएं। इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल 200 लीटर का एक ड्रम लेना है। उसमें आप जो है 200 लीटर आपको पानी लेना है। उसके बाद उस 200 लीटर पानी में आप 2 किलो गुड़ डाल दीजिए। गुड़ को थोड़ा सा बाहर ही घोल करके आप उसको 200 लीटर पानी में आप मिला दीजिए और वेस्ट डिकम्पोजर डालने के बाद उसको आप 3 से 4 दिन तक घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में आप उसको घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप उसको घुमा दीजिए। तो आप शुरू के दिनों में आपको थोड़ा झाग आएगा ड्रम के अंदर, उसके बाद वो झाग बंद हो जाएगा। 4 दिन बाद पानी जो एकदम सफेद सफेद सा हो जाएगा, खट्टी छाछ की तरह। इसका मतलब कि वो आपका जो है वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो गया। वेस्ट डिकम्पोजर खेत में कैसे उपयोग करें? किसान वेस्ट डिकम्पोजर घोल का 1000 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई जल के साथ उपयोग कर सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति में 200 लीटर घोल प्रति एकड़ प्रयोग में लाया जाता है। डिकम्पोजर द्वारा बीजोपचार कर फसलों को कई प्रकार की बीज जनित बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। वेस्ट डी के तैयार घोल को फसलों में पर्णीय छिड़काव के रूप में भी काम में ले सकते हैं, जो कि कई प्रकार की बीमारियों से पौधों की सुरक्षा करता है।
वेस्ट डिकम्पोजर के तैयार घोल फसल की कटाई के बाद खेत में बचे डंठल व अन्य अवशेषों पर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि वे जल्दी सड़ जाते हैं और भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने में भी किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर एक जैविक हथियार है जो फसलों की कीट व बीमारियों से सुरक्षा करेगा और हर प्रकार से पोषण प्रदान करेगा। इससे किसानों का रसायनों पर होने वाला खर्च कम होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। वेस्ट डिकम्पोजर से आप जिस तरह से गोबर की खाद को भी आप जल्दी से जो है सड़ा सकते हैं। जिस तरह से आप जो आपके जानवरों का गोबर हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, उस गोबर को जो है आप 2 से 2.5 फुट जो है ऊंचा आप जो है छाए में उस गोबर को रखिए, ताजा गोबर को, और उसमें क्या कीजिए कि आप जो है उसमें होल बना करके 1-1, 2-2 लीटर जो है वेस्ट डिकम्पोजर उसमें छेद बना करके आप उसके अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद उसको आप थोड़ा सा पानी से थोड़ा सा गीला कर दीजिए। तो ये क्या होगा किसान बंधुओं कि ये आपका 45 से 50 दिन में जो आपका ताज़ा गोबर है वो वेस्ट डिकम्पोजर उसको सड़ा करके एकदम सड़ी गोबर की खाद बना देगा। तो यदि आप खड्डे के अंदर सड़ी गोबर तैयार करते हैं तो 4 से 6 महीना लगता है, और आप जो है खुली जगह जो है छाए में आप जो है 2-2.5 फीट ऊंचा गोबर को रख करके वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से आप कम दिनों में सड़ा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सड़ी गोबर आप जो है बना सकते हैं और अपने ज़मीन में आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी ज़मीन की जो है उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो ये वेस्ट डिकम्पोजर का बहुत अच्छा जो है आप उपयोग कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।